दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी का ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर यूपीएसआई से संबंधित आज यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसमें से हमें इसमें से जो आपका हिंदी है और इसी में आपके जीके जीएस है, मूल विधि है। चलिए टेलीग्राम क्या है तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा देव जी के ट्रिक, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च करिएगा देव जी के ट्रिक्स, ठीक है। उससे जुड़ सकते हैं या लिंक नीचे दी गई है उससे आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए यहाँ पर गद्यांश है। गद्यांश देखो ऑफलाइन पेपर होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। गद्यांश के लिए सीधा सा जब छोटा हो तो उसे पढ़ लीजिए और क्वेश्चन का जवाब देने लगिए, कोई दिक्कत आपके यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो 5 नंबर होते हैं तो देखा जाए तो बहुत ही आसान होते हैं और बहुत बड़ी ही आसानी से आप 5 नंबर ये प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 6 और 7 में से कह रहा है आपसे यहाँ पर समानार्थक शब्द आपको यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। समानार्थक आपसे पूछा गया है तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया है मनुष्य। मनुष्य का समानार्थक आपसे बोला गया है। चलिए मनुष्य का समानार्थी पूछा गया है, यहां पर बताइए समान। चलिए तो देखो मनुष्य का समानार्थी पूछा है, कह रहा है द्विपद। तो भाई मनुष्य के तो 2 ही पैर होते हैं ना, 4 पैर तो होते नहीं हैं। तो क्या कहेंगे, यहां पर कहेंगे कि आपका जवाब ए हो जाएगा, द्विपद हो जाएंगे, 2 पैर होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका शत्रु का बताइए। शत्रु का जो समानार्थी होगा क्या हो जाएगा। शत्रु का समानार्थी दिया गया है, अज दिया है, तर दिया है, अर दिया है और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा। नमस्ते जी भाई, नमस्ते। चलिए तो देखो शत्रु का जो आपका होता है तो होता है अरि। अरि मतलब होता है शत्रु। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका अरि बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि प्रश्न संख्या 8, 9 और 9 के लिए यहां पर दिए गए हैं कि विलोम शब्द के 4 विकल्प आपको दिए हैं, इनमें से उचित विकल्प आपको बताना है। कह रहा है विष का विलोम क्या होता है। विष का विलोम, भाई विष देंगे तो आदमी मर जाएगा, है ना। इसका मतलब है अमृत देंगे तो जिंदा हो जाएगा। मतलब विष का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर बनेगा बी नंबर, आपका अमृत हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे पूछता कि पर्यायवाची क्या होती है तो पर्यायवाची आपकी क्या हो जाएगी, तो विष को हलाहल भिगोते हैं ना। तो इसका पूछा गया था विलोम, तो विलोम हो जाएगा आपका अमृत, ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है आमोद का होता है प्रमोद। देखो आमोद का होता है प्रमोद। इसी प्रकार से यहां पर वेदना का होता है दुख, ठीक है। जिस प्रकार से आमोद प्रमोद होता है उसी प्रकार वेदना का क्या होता है, दुख होता है। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, वेदना का आपका दुख हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है। अरे जरा इधर तो आ यहां पर दिया है। देखो ऑप्शन में भी दिखा जाता है, कभी कभी कैसा होता है ऑप्शन से आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि लिया है परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक और आपका काल। तो भाई हम कह सकते हैं परिमाण से कोई लेना देना नहीं है, प्रश्न से कोई दिया नहीं है, काल से कोई दिया नहीं है। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, सी विस्मयादिबोधक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी जगह हम लोग यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगला दिया है निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करने के लिए हमने आपको बताया था कि कैसा और कैसी से आंसर निकाला जा सकता है। किससे, कैसा और कैसी से। अगर आपका जवाब कैसा से आता है तो पुल्लिंग होगा और कैसी से आता है तो स्त्रीलिंग। मित्र कैसा होना चाहिए, आपसे अगर पूछे मित्र कैसा तो आपको बोलोगे, अगर बोले मित्र कैसी तो आपको बोला मजा नहीं आ रहा सर जी, आप बोलोगे मित्र कैसा। मतलब यहाँ पर स्त्रीलिंग के हिसाब से यहाँ पर 11 का जवाब कौन सा बनेगा, तो आपका हो जाएगा सूचना कैसी है। सूचना कैसी है तो आपका जवाब बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पूछा है कि प्रश्न संख्या 12 और 13 के लिए यहां पर विकल्प में शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहां पर ये देखते जाइए कि कैसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ताकि उतने ही टॉपिक आपके यहां पर कवर करेंगे। 100 प्रश्न लेकर आपके कवर करेंगे, ठीक है। एक टॉपिक के 100 प्रश्न लेकर कवर करेंगे कम से कम, ठीक है। चलिए तो देखो यहां पर शुद्ध वर्तनी पूछा गया है और दिया है प्रत्युत्पन्न, है ना। वैसे आपने देखा होगा प्रत्युत्पन्न मति होता है, लेकिन यहाँ पर मति शब्द आपको तोड़ दिया है, बीच में हटा दिया है। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बनेगा डी। यहाँ पर डी जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो प्रा शब्द दो दिया है, बड़ा वाला ऊपर वाले में बड़ा दिया है जो कि आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डी लगाना है। अगर आपसे पूछा गया है, कह रहा है एकाग्र। एकाग्र एकाग्र पूछा है और एकाग्र में अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा। चलिए यहाँ पर 13 का जवाब, चलिए बिल्कुल सही है। यहां पर ये वाला ऑप्शन आपका सी जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है, कमल होता है, मतलब जलज हो गया।
पंकज हो गया, अंबुज हो गया, है ना। देखो जा यहाँ भी है, जा यहाँ भी, जे भी एक समान है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है मिलिंद, मिलिंद किसका होता है, याद रखिए मिलिंद, मिलिंद होता है भंवरे का। किसका होता है, भंवरा का होता है। मतलब कि आपका जवाब ए आपका हो जाएगा कि अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर हुआ। चलिए अगला पूछा गया है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। पर्यायवाची मतलब क्या होता है, पर्यायवाची मतलब बोलते हो कि ना कि एक दूसरे क्या है, समान है। जैसा ये बोला है वैसे बोल दीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर 15 का जवाब जिसका डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, समानार्थी बन जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला दिया है कि यमुना का पर्यायवाची क्या होता है। यमुना का पर्यायवाची, यमुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो यमुना का पर्यायवाची याद रखिएगा, यहां पर आपका होता है कालिंदी। क्या होता है, कालिंदी। लेकिन लिखा कहां पर है, लिखा यहां पर डी है। देखो कालिंदी यहां पर लिखा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वहीं पर जो भागीरथी होता है वो किसका होता है, तो आपकी गंगा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लॉक कर देंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न आइए, कह रहा है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक आपका गलत दिया गया है। एक आपका गलत दिया है, तो देख लेते हैं। यहां पर जो आपका विशेषण, देखो विशेष फिर आपका विशेषण जो सही है, विशेष विशेषण, ठीक है, विशेष विशेषण, ठीक है। लेकिन यहां पर जो कर्मनिष्ठ है, यहां पर आपका जवाब कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी जिसका भी आया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन जो आपका है गलत दिया गया है। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण में मतलब क्या होता है, एक कह सकते हैं कि तौल, है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि तौला जा सके, लेकिन वो चीज आपको दिखाएगा कहीं ना कहीं उसमें वजन साइड नहीं है, वजन तो भाव को दर्शा देगा। तो देखो दिया गया है कि वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच ले, मतलब नाच लेता है। तो भाई इन तीनों में कोई ऐसा तो नहीं पता है कि परिमाण में है, लेकिन आपके पास ये दिया गया है वह बहुत थक गया है। बहुत शब्द आपको इंगित कर रहा है, एक भाव को दर्शा रहा है, और ये भाव हम लोग परिमाण में कहीं ना कहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न अगला है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखो ये प्रश्न पढ़िए, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान से हो जाएगा। यह आंखों देखी घटना है, क्या शुद्ध होता है, यह आंखों देखी घटना है, यही तो होती है, और कुछ होता है, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा, यह आंखों देखी घटना है, जो कि आपके सामने ऑप्शन बी दिख गया होगा। चारों ऑप्शन में आपका बी बिल्कुल हो गया सही। अगला दिया है, कह रहा है आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। तो यहां पर देखो आपको कुछ नहीं यहां पर देखना है, यहां पर देखना है चार चीजों को, विलक्षण, विचित्र, अलौकिक और आपकी दैवी। ये बताइए भगवान ने बना के भेजा है क्या कि किसी की बुद्धि आपकी दैवी हो या अलौकिक हो या विचित्र हो। यहां पर बोलेंगे विलक्षण। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए नंबर। किसी भी मतलब आइंस्टीन के पास जो बुद्धि थी वो आपकी विलक्षण थी, तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, ए आपको राइट करना होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते प्रश्न अगला है, सुरेश को एक पाती लिखना है। सुरेश को एक पाती लिखना है, ये शब्द आपको बन नहीं रहा है। दूसरा है सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ये भी नहीं बन रहा है। सुरेश ने एक पत्र लिखनी है, ये भी नहीं बन रहा है। तो कौन सा बनेगा, देखिए बनेगा कौन सा, सुरेश के एक पत्र, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। तो आपका जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, संविधान के लिए अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि जो आपकी है देवनागरी, है ना। लिपि मतलब क्या होता है, लिखना, और आपकी देवनागरी की संख्या जो आपकी लिपियों की संख्या होती है वो आपकी 52 वर्ड होते हैं, तो 52 आपकी लिपि होगी। अगर क्वेश्चन पूछे कि लिपियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको जवाब देना है 52 होती है, जो कि आपकी भारतीय संविधान में जब एक्सेप्ट किया गया था तो बोला गया था कि आपकी भारतीय संविधान आपका यहाँ पर क्या है, तो संघ की भाषा राजभाषा होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी, जो कि आपके 343 में बोला गया था। ठीक है, अगला पूछा गया है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, जैसे ही भारत आपका स्वतंत्र हो गया और आपका संविधान बन गया, तो लोगों को दिक्कतें इसमें आई भाषा के आधार पर कि हमें बांट दिया जाए। ठीक है ना, तो यहां पर आपका जवाब सही कौन सा होगा। तो राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, यहां पर 23 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा, ऑप्शन सी। ये आपका 63 में हुआ था, 63 में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहां पर आपका सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है। भाई जो देखा नहीं जा सकता, क्या बोलोगे, दृश्य, दृश्य मतलब देखना होता है, और दिया पारदर्शी, ये भी नहीं है, मतलब आपका जवाब यहां पर ये राइट हो जाएगा कौन सा, अदृश्य। जो नहीं देखा जा सके उसे अदृश्य कहेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अगला है, जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है उसे क्या बोलेंगे, व्याकरणाचार्य, व्याकरण प्रणेता, व्याकरण या व्याकरण पंडित। तो यहां पर अगर आपने पढ़ा होगा तो 100% जवाब सही देंगे कि जो व्याकरण जानता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण, जो कि राइट आंसर आपका सी लॉक हो जाएगा। लॉक करते हैं ऑप्शन राइट आपके यहां पर सी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न अगला है, निम्न में से किस शब्द में बहुब्री समास मतलब होता है वो विशेष शब्द निकालता है, विशेष अर्थ निकालता है। यहां पर दिया है पंकज, है ना, पंक मतलब होता है कीचड़, है ना, और जो उत्पन्न होता है, जो कीचड़ में होता है उसे क्या बोलते हैं, कमल। तो आपका जवाब यहां पर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, कह रहे जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने डाकुओं को घर से बाहर भाग जाते देखा।
तो बिल्कुल बात सही दिया है कि मैं जब पहुंचा तो डाकू क्या थे, घर से बाहर क्या हो रहे थे, भागेंगे ही तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, डी। यहाँ पर कह सकते हैं किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रश्न संख्या 38 और 39 के लिए यहाँ पर अलंकार पूछा गया है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे। कह रहे अंबर पनघट में डुबो रही उषा तारा घट उषा नागरी, यहाँ पर पूछा है कि अलंकार कौन सा है। तो देखो हमने बताया था अलंकार में दो चीज होती हैं, एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, अंबर पनघट, मतलब जब उपमेय और उपमान एक साथ दिए गए हों और योजक चिन्ह आपको दिया हो तो याद रखिएगा वहां पर जो अलंकार होता है कौन सा, तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी, आपका रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, रूपक अलंकार होता है जो कि लगभग देखा जाए सभी के जवाब बिल्कुल राइट आ रहे हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न सबसे अगला है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यहां पर पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। चलिए 39 का जवाब देना है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यहां पर पूछा गया है कौन सा अलंकार हो जाएगा। चलिए 39 के ऑप्शन यहां पर किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। वैसे देखा जाए तो ये जो प्रश्न आपका है थोड़ा सा अपवाद में रहता है, क्योंकि 2017 जो आपका यूपीएसआई था वहां पर जवाब सही किया गया था अनुप्रास अलंकार का, ठीक है, अनुप्रास को सही किया गया था। यहां पर इसलिए सही किया गया क्योंकि मनुष्य और ये मनुष्य कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक शब्द को अंकित कर रहा है, लेकिन अगर हम आपसे बोले यमक अलंकार में तो शब्द होते हैं लेकिन उनके अर्थ आपके थोड़ा सा बदल होता है, अदल बदल हो जाते हैं। तो ये जो आपका अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार में तो ये लटा अनुप्रास के अंतर्गत आपका आता है, लटा अनुप्रास के अलंकार का, ठीक है। तो आपको अपने पेपर की एग्जामिनर के हिसाब से आपको करना है। वैसे अगर ये नहीं था तो हम लोग यमक कर सकते थे, लेकिन नहीं, यहां पर जो पूछा गया तो हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। चलिए यहां पर आपसे कह रहा है, बिल्कुल बात है, हिंदी लगभग होती है तो आप समझ सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, है ना। हिंदी में आप कहीं भी जाइए हिंदी लगभग वही होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा लेवल आपका हाई हो जाता है, कुछ सिलेबस चेंज हो जाता है, थोड़ा सिलेबस ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, समझ में आ रहा होगा। चलिए तो देखो कह रहा है आपसे कौन सुमेलित नहीं है, तो प्रेम है तो रस है, प्रेम में भी क्या होता है, एक रस होता है, प्रेम है तो रस है, प्रेम वाटिका रस खान की है। आंसू दिया है सुमित्रा नंदन पंत की, तो भाई हमने तो नहीं पढ़ा है सुमित्रा नंदन पंत, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप सुन लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, आंसू है जयशंकर प्रसाद की, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। तो इसका मतलब है बी का आपका जवाब गलत हो जाएगा, बी आपका गलत हो जाएगा, बी जय कबीर की है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न अगला है जो कि आप देखो 40 प्रश्न आपके हिंदी में हुए थे, कमेंट जरूर करिएगा कितने आपके सही हुए। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं जो आपका संविधान है और आपके यहाँ पर मूल विधि से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आपके रहे हैं, ठीक है, और सामान्य ज्ञान का भी इसी में है। कह रहे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था। देखो हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, ज्योग्राफी की आपकी सीरीज चलाई थी, लगभग हमने काफी चीजें जरूरी कवर करा दिया है ना। तो देखो दिया गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था, तो आपको पता होगा कि 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि यहाँ पर गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, और जातक कथाओं का जो संबंध है वो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी को संकलित करता है। क्लियर हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन होता है कि बुद्ध का बचपन का नाम, तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, ठीक है, सिद्धार्थ था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक मतलब कि शासन अगर एकाग्र पद्धति में है, एक बंधा हुआ में है, तो कहोगे कि जो राज्य होगा वो कैसा होगा, एक दृढ़ होगा, मजबूत होगा, है ना, दृढ़ होगा, मजबूत होगा। लेकिन भाई साहब अगर आप टांग इधर फेंको, एक टांग उधर फेंकेंगे तो दिक्कतें होंगे, इसी कारण से एकात्मक शक्ति होती है दृढ़ शक्ति, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। चलिए तो देखो हमने आपको पढ़ाया था कि आर्टिकल नंबर फर्स्ट में ही बोला गया है, क्या बोला गया है कि अनुच्छेद फर्स्ट में बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि यूनियन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, राज्यों का एक संघ होगा, तो आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर जी यूपीएसआई में वो पता है। चलिए और जो बातें हैं तुम बाद में करेंगे, है ना, यहाँ पर पढ़ाई पर फोकस करिए, जो भी दिक्कतें होती हैं उसके लिए हम आपको टाइम जरूर देते हैं। चलिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हैं। देखो पाल्क दिया है ना, क्या दिया है, पाल्क। सिंपल सी बात करिए, पाक स्टेट आपने सुना होगा, यह कह सकते हैं आपने सुना होगा, क्या आपने पाक जलडमरू मध्य आपने सुना होगा, जो कि भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के द्वीप में आपका बीच में स्थित है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, भारत श्रीलंका के बीच में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी, मतलब जो आपकी भारतीय दंड संहिता है वो आपकी जो
प्रवृत्त हुई थी मतलब आई थी, वो आपकी कब? यहां पर आपका जवाब सही हो जाएगा कौन सा? 45 का जवाब कौन हो जाएगा? याद रखिएगा, ऑप्शन राइट आपका बनेगा 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862 ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? यहां पर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि जब यातायात सप्ताह चल रहा हो, जब यातायात सप्ताह चल रहा हो तब पुलिस क्या होती है? जब यातायात सप्ताह चल रहा हो, है ना, तब पुलिस क्या करती है? 3 ऑप्शन को देखकर बताइए तब पुलिस क्या करती है। तो पुलिस क्या करती है, याद रखिए, लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देती है। क्या देती है? लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देती है। आप देखते हैं सिटी में जाते हैं तो वहां पर लाइट वगैरह होती है, सब पूरी आपको सुविधा आपको दी भी गई है। ठीक है, चलिए, और यहां पर कह सकते हैं कि जब सप्ताह होता है उसे ट्रेनिंग के रूप में कह सकते हैं। यहां पर आपका जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, जानकारियां देते रहते हैं हर प्रकार की। अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी अर्थात मूल अधिकार दिए गए हैं? यही भाषा, यही प्रश्न डायरेक्ट हमने आपको बताया था, यही भाषा यही लैंग्वेज में हमने आपको बताया था, यही प्रश्न बताया था। गारंटी को बोलते हैं मूल अधिकार। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार गारंटी है। देखो, दो चीज होती है, एक होती है वारंटी, एक होती है गारंटी। वारंटी जो होती है क्या होती है, उसको हम लोग इधर उधर से बना के दे देंगे, लेकिन गारंटी होती है, गारंटी है तो है। तो आपकी मूल अधिकार आपके हक में है, इसलिए मूल अधिकार को गारंटी भी कहा जाता है। और मूल अधिकार कौन से भाग में है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा भाग 3 में। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर कितने? तो 35 तक आपकी जो आर्टिकल है वो आपके मूल अधिकार हैं। हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान स्पेशल पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ और ऑब्जेक्टिव के साथ, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न आपका दिया है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर क्या होता है? मतलब जहां पर लोग आवास करते हैं, क्या करते हैं? आवास रहते हैं, मतलब लोग रहते हैं, वहां पर जो शोर होता है अनुमानित स्तर में वो कितना हो सकता है? चलिए, यहां पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहां पर याद रखिए, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर 45 डेसिबल। कितना होता है? 45 डेसिबल होता है ना। इसके ऊपर लगाएंगे तो थोड़ी सी समस्या आ सकती है। ठीक है, ना आपको सोने देंगे ना ही आपको रोने देंगे। समझ में आ गया ना? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा की परिभाषा करती है? दंगा की परिभाषा मतलब दंगा के बारे में जो बताया गया है वो कौन सी धारा में बताया गया है? डायरेक्ट आपको पढ़ना है, कोई इसमें से दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा, यहां पर दंगा फसाद जो होता है वो आर्टिकल 159 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 159 आपका जवाब हो जाएगा 159 में। ठीक है, 49 क्वेश्चन आपका डी हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किसके सिद्धांत से लिए गए हैं? देखो, दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने बताया था, जब नीतियां क्या होती हैं? दृढ़ होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो लिया गया है कहां से? तो आपके आयरलैंड से आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। नीतियां मजबूत होना चाहिए, कैसी? आयरन जैसी मतलब आयरन लैंड। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, पुलिस व्यवस्था वर्णित है। पुलिस व्यवस्था, देखो पुलिस जो आपका है वो किस सूची में आते हैं? तो आपके राज्य सूची में आते हैं। याद रखिए, राज्य सूची का विषय है जो आपका पुलिस है। ठीक है ना? और ये जो रखा गया है वो किस में रखा गया है? तो राज्य सूची के विषम संख्या 2 का ये कह सकते हैं वर्णन है। आपके ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, राज्य सूची के विषम संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपके लिए है, लेकिन समझिए, यहां पर कह सकते हैं कि अद्भुत ढंग से पहचानने को प्राथमिक कुंजी कहा जाता है, यूनिक की, प्राइमरी की। ठीक है, यूनिक की या कह सकते हैं क्या बोलते हैं? प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका बनेगा प्राथमिक कुंजी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? देखो, बात किया गया है मौर्य काल के समय में, और मौर्य काल के समय में जो शिक्षा का महत्वपूर्ण जो स्थान था वो आपका कौन सा था? चलिए, 53 का जवाब देना है, जो कि काफी लोगों को यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, क्योंकि हमने इस टॉपिक को पढ़ा दिया है अपने हिस्ट्री वाले यहाँ पर कह सकते हैं लेक्चर में, है ना? तो आपका जवाब हो जाएगा डी, आपका तक्षशिला। क्या था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो था वो आपका तक्षशिला। देखो, मौर्य की बात किया है ना, मौर्य की बात किया है, इस कारण से तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, जो कि विश्व भर में लोग पढ़ने आते थे यहाँ पर। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? जब भी राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करते हैं तो वो जो आपका अनुमोदन होता है उसको प्रस्तावित होना चाहिए, उसे पारित हो जाना चाहिए कितने दिनों के भीतर? याद रखिए, 1 माह के भीतर। 1 माह के भीतर जो अनुमोदन था वो संसद में पारित हो जाना चाहिए, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा आपके 1 माह के भीतर। ठीक है, अगला पूछा गया है
कह रहा आपसे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति पूछा गया है, उपराष्ट्रपति। और याद रखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन, तो आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा, जो कि आर्टिकल 66 में ये होते हैं आपकी संसद। और संसद में आपके आते हैं कौन, दोनों सदन आते हैं। आपका एक सदन होता है कौन सा, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब उच्च सदन और आपका निम्न सदन। तो आप जवाब दोगे क्या, आप जवाब दोगे कि संसद के दोनों सदन इसमें से भाग लेते हैं, क्योंकि यहां पर पूछा है उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति पूछा जाता तो जवाब क्या होता, जवाब हो जाता राष्ट्रपति में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, है ना। लेकिन पूछा है उपराष्ट्रपति तो जवाब आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है। जो आपराधिक षड्यंत्र रचता है, ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र रचता है, इसके लिए दंड का जो प्रावधान किया गया है वो किसमें किया गया है। याद रखिए ये किया गया है धारा 120 के बी में किया गया है। घबराइएगा मत कि धारा हमें नहीं आती है, हम आपको धारा जो आपकी है इतनी बार रिवीजन कराएंगे, इतनी बार रिवीजन होगी कि हाँ आप टीचर नहीं बन पाओगे, लेकिन हाँ एग्जाम जरूर निकाल पाओगे, क्योंकि हमें क्या करना है, आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, कह रहा है गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा है। गीत सेठी दिया है, वैसे गीता सेठी आपका होता है ना, गीत सेठी या गीता सेठी, इनका संबंध है बिलियर्ड से। किससे है, इनका संबंध है बिलियर्ड से। तो ऑप्शन राइट प्लस सी यहां पर सही हो जाएगा। अगला पूछा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो वर्णित है ये किसमें है। चलिए यहां पर आपका जवाब सही कौन सा बनेगा, चलिए 58 का जवाब देना है। यहां पर आपका धार्मिक स्वतंत्रता है। हमने आपको बताया था कि धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक से लेके ये जो वर्णित किए गए हैं आर्टिकल 25 से लेके 28 तक वर्णित किए गए हैं, तो आपका जवाब यहां पर ए हो जाएगा। कितने से, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक जो वर्णन मिलता है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रस्ताव अगला है, कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच निम्न में से अधिक कितने सत्र समय का अंतराल दिया जा सकता है। याद रखिएगा संसद के 2 सत्र हैं, मतलब कह सकते हैं जब सरकार बनती है तब तुरंत एक बैठक होती है और उसके 6 माह बाद, डेट वाइज बिल्कुल याद रखना चाहिए कि 6 माह बाद तुरंत आपकी बैठक फिर से होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहां पर भी हो जाएगा 6 माह में यहां पर अंतराल में बैठक होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रस्ताव अगला है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। जैन धर्म अपना लिए थे कौन थे, यहां पर 60 का जवाब देना है। चलिए देखिए याद रखिए ये थे आपके कौन, तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन आपका सी चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अंतिम समय में, अंतिम दिनों में ये जैन धर्म आपके अपना लिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा, यहां पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। जो सरकारी खर्चा है, सरकारी जो आपका खर्च है, ये एक लोगों से स्वीकृति ली जाती है ना, किससे, तो आपका जवाब हो जाएगा संसद। संसद के बिना कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता है, कोई भी खर्च नहीं किया जा सकता है। यहां पर राष्ट्रपति नहीं लगाना है, क्योंकि राष्ट्रपति तक उस स्थिति में होता है जब आकस्मिक होता है, जब यहां पर संसद का कार्य ना हो, आकस्मिक निकालना हो, तब राष्ट्रपति मतलब निकाल देगा। ठीक है ना, लेकिन अपने खर्चा के लिए नहीं। ठीक है ना, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही यहां पर सरकारी खर्चा किया जाता है। ठीक है, अगला पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। यहां पर देखो दिया 376, आपने शायद पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर आपका धारा है, जो कि नॉर्मल से आपने पढ़ा भी होगा। देखिए यहां पर दिया 376 और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, जो कि आपका सी, ये है आपकी बलात्कार से संबंधित है, रेप से संबंधित है, तो आपका जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, कुछ धाराएं तो आपको ऐसी रट जाएंगी जो कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला है दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है। देखो दहेज लेते हो तो भी दिक्कत है, दहेज देते हो तो भी दिक्कत है, दोनों प्रकार से दिक्कतें हैं, है ना। लेकिन आजकल लोग ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये एक ना एक देखा जाए अपराध है। ठीक है, और ये किसमें आपका है, तो कह सकते हैं कि ये भी आपका कैसा है, तो ये है आपके दहेज प्रथा अधिनियम, जो कि आपके 1961 में आया था। इस नियम के तहत आपका है, मान लीजिए कि किसी प्रकार की अगर लड़की को दिक्कत होती है तो आप देखते हैं दहेज प्रथा लगा देते हैं, और तुरंत यहाँ पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 1961 के तहत उसमें से बहुत दिक्कतें हो जाती है ना। चलिए अगला पूछा गया है द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन से हैं। याद रखिएगा ये अर्थशास्त्री थे, ये अर्थशास्त्री थे कौन, तो आपके बिमल जौलान। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया ये आपके अर्थशास्त्री थे आपके बिमल जौलान, जो कि रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर थे। आपने नोटों में देखा होगा बिमल जौलान, बहुत पहले की नोट देखिएगा उसमें लिखा होगा बिमल जौलान। ठीक है, ये क्या थे, रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर भी रहे और एक अर्थशास्त्री भी रहे। ठीक है, अगला पूछा गया है कि देश में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा
एनएसजी की व्यवस्था की गई, इसका मुख्यालय क्या है? आप देखते हैं कि डेली का डेली यहाँ पर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए सरकार नए नए तरीके भी सोच रही है और इस अपराध के बढ़ते के लिए, उसके नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा एनएसजी की व्यवस्था की गई और इसका मुख्यालय जो है वो आपके कहां पर है? तो यह है आपकी दिल्ली में, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर सेंट्रल की। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? भारत का प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री की बात करें तो यहां पर अगर हाई लेवल में जाते हैं तो क्वेश्चन का स्तर बदल जाता है, लेकिन आपके लेवल में अगर बात करें तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहां पर आपका हो जाएगा सी, आपके यहां पर 25 वर्ष। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मैक्सिमम देखते हैं कि आपके लोकसभा से बनते हैं और लोकसभा में बनने के लिए 25 वर्ष आपका होता है। लेकिन भाई साहब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बना है, और राज्यसभा से प्रधानमंत्री बना है, इसका मतलब है कि राज्यसभा का वो सदस्य रहा होगा और राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष, मतलब क्वेश्चन को घुमाया भी जा सकता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि संज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध, मतलब संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय जो असंज्ञेय अपराध है यहाँ पर। ठीक है, असंज्ञेय अपराध जो आपका है, यह अपराध जो आपका है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, छोटा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक क्वेश्चन की बात है। तो देखो यहाँ पर जो असंज्ञेय अपराध होता है, इसका मतलब होता है ऐसा अपराध कि एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। मतलब कह सकते हैं कि आपके घर में कोई भी पुलिस वाला आता है तो बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है ना, बदसलूकी आपके साथ नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसा केस अभी हाल ही में आपको देखने को मिला भी था। ठीक है, एमपी में। चलिए, तो यहां पर आपका जवाब हो गया डी। यहां पर दिया है अगला क्वेश्चन, विधि का शासन किसके द्वारा संचालित होता है? विधि का शासन, कानून का जो शासन होता है ये संचालित होता है किसके द्वारा? तो याद रखिए पुलिस के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा, क्योंकि यहां पर विधि का शासन दिया है ना, ये शासन करते हैं सभी लोग मिलकर। तो आपका जवाब हो जाएगा डी, विधि का शासन किसके द्वारा? तो 68 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? मतलब जो सरकारी व्यक्ति है, जो सरकारी जॉब कर रहा है, उसके लिए ही एक ऐसी रीट को प्रयोग की जाती है। और यह रीट कौन सी होती है? याद रखिए, यह होता है परमादेश। ठीक है, परमादेश ऐसी रीट है जो सरकारी व्यक्ति, केवल ऐसे व्यक्ति को जो सरकारी पदाधिकारी हो, जिसके अंतर्गत सरकार और निगम को भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, इसके विरुद्ध आपकी की जा सकती है। ठीक है, और परमादेश की मांग ऐसे किसी भी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है। उम्मीद है यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कि दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H/2 में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? ये एक धारा है जिसमें से बताया गया है किसके बारे में? तो आपके अन्वेषण के द्वारा में। किसके बारे में? अन्वेषण के बारे में। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डिटेल में आपको बताएंगे, तो यहां पर हर एक पॉइंट को समझाते चलेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका पॉइंट क्या होता है। आज सिर्फ आपको देखना है कि आज की जो पेपर में पूछा गया है वो क्या है, यहां पर सिर्फ आपको समझना है। ठीक है ना, और जो हम आपको पढ़ाएंगे मूल विधि, हर एक पॉइंट को समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि आप बहुत विलंब से आते हैं, इससे थाने का जो भार साधक अधिकारी है आपकी हाजिरी के आगे रोज लाल निशान लगा देता है, आप करेंगे क्या? मतलब कि आप लेट आते हैं और जो थाने का मेन अधिकारी है ना, वो आपकी हाजिरी के आगे रोज लाल निशान लगा देता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो यहां पर आपसे क्या करेंगे भाई? उससे लड़ाई करने लगेंगे क्या? उससे लड़ाई नहीं करना है, आगे से समय से आने की कोशिश करेंगे। क्या बोलोगे कि हम यहां पर, मतलब कह सकते हैं कि आपका 71 का ऑप्शन सी, मतलब आगे से आने की कोशिश करेंगे, है ना। गलती तो आपने किया है, लेकिन भाई अगर ये गलती को सुधारोगे नहीं तो ये दिक्कत तो बार बार आएगी। तो आपका जवाब हो जाएगा आगे से समय से आने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अगला पूछा गया है कि भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि जो भारत का महानियंत्रक है, कैग है ना, महालेखा परीक्षक आपका है। ठीक है, ये जो आपके किसके लिए एक मित्र, एक दार्शनिक, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। और याद रखिए ये जो करते हैं वो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति हमने आपको बताया था कि लोकसभा की सबसे महत्वपूर्ण आपकी है लोक लेखा समिति। ठीक है ना, ये इसके एक मित्र भी होते हैं, एक दार्शनिक होते हैं, मार्गदर्शक का भी कार्य करते हैं, जो आपके महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है क्वेश्चन कर आपसे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का किस धारा में अवयस की परिभाषा दी गई है? तो आपके पास एक चैप्टर पूरा मिलेगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, जो पूरा चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए कि वयस की परिभाषा, ठीक है, बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम है वो किस धारा में अवयस की परिभाषा दी गई है? और ये परिभाषा है आपकी धारा 2 के चा में, धारा 2 के चा में ये वर्णन किया गया है जो अल्प वयस्क में शादी वगैरह कर लेते हैं। शादी के भी आपने देखा है कि 18 वर्ष की आपकी उम्र है और इसके पहले अगर करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी आपने देखा था कि उम्र जो धारा, मतलब कह सकते हैं शादी की आपकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, लगभग 21.5 साल होने वाली है, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, अभी पारित नहीं हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है?
आपके भारत में जो कि एक संवैधानिक निकाय है, जो आपका चुनाव आयोग है, संवैधानिक निकाय है, और इसका जो स्थापना की गई है वो किस अनुच्छेद के तहत आपकी की गई है? तो याद रखिएगा ये व्यवस्था है आपकी 324, ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, अनुच्छेद 324 में याद रखिएगा चुनाव आयोग का यहां पर स्थापित किया गया है। प्रारंभ में एक सदस्य हुआ करते थे, लेकिन यहां पर कह सकते हैं बाद में इसमें आपके 2 लोगों को और बढ़ाया गया, कुल मिला के 3 लोगों का ये आपका आयोग है। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? पुलिस ट्रेनिंग, पुलिस के लिए जो ट्रेनिंग होती है उत्तर प्रदेश में, ये आपके कहां पर है? याद रखिए ये आपकी कहां पर है, तो आपकी मुरादाबाद में है। ऑप्शन राइट का डी आपकी मुरादाबाद में है। ठीक है, अगले प्रश्न का प्रश्न आपसे अगला है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस धारा को परिभाषित है? मतलब पर्यावरण संरक्षण है, यह अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण, और यह परिभाषित किया गया है धारा 2 के ए में। किसमें? धारा 2 के ए में। ऐसे याद करिए, पर्यावरण मतलब एनवायरमेंटल, ए वो आपका होता है ना, तो ये कहां पर है? तो 2 का ए दिया है यहाँ पर डी वाले में, तो ए से एनवायरमेंटल, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। एनवायरमेंट बोलिए, एनवायर मतलब एक ही हिसाब से करना है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ की थी? भारत में जनहित याचिका जो स्टार्टिंग किया था, प्रारंभ किया था, वो किसने किया था? याद रखिए ये थे न्यायमूर्ति पीएन भगवती। कौन थे? भारत में न्यायमूर्ति पीएन भगवती थे, जिन्होंने भारत में याचिका स्टार्ट किया था। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? जो मुख्यमंत्री है उसके कार्यों को जो परिभाषित किया गया है, ये किस यहां पर आर्टिकल में किया गया है? याद रखिएगा यह है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने हेतु, जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। अगला पूछा गया है कि साइबर अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील कहां की जा सकती है? देखो दिया है साइबर, साइबर आप देख पा रहे होंगे कि इस समय हैकर बढ़ रहे हैं, हैकर बढ़ रहे हैं हर प्रकार से, तो यहां पर साइबर संबंधी कोई भी आपका दिक्कत होती है तो इसके खिलाफ यहां पर अपील जो की जा सकती है वो कहां की जा सकती है? तो आपके हाई कोर्ट में, आपके उच्च न्यायालय में की जाती है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सी। साइबर संबंधी कोई भी अपराध होता है इसके लिए अपील कहां होगी? तो आपके हाई कोर्ट में। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला पूछा गया है, कह रहा है शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? देखिए ये थोड़ा सा एक परिभाषा के हिसाब में है कि शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थक का क्या कारण था? ठीक है, मतलब जो गांधी जी थे वो शक्ति का विकेंद्रीकरण करना चाह रहे थे। ठीक है ना, इनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है जो विकेंद्रीकरण आपका लोकतंत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर हिंदी पढ़ाया, हमने यहाँ पर सामान्य ज्ञान पढ़ाया, हमने यहाँ पर पढ़ाया आपको मूल विधि, है ना, जो कि आपने देखा कि पिछले वर्ष ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जिन लोगों को पसंद आया है तो वीडियो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।